हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन योर स्पिरिट्स। मैं मेडिवल हिस्ट्री की डिस्कशन वीडियो लेकर आई हूँ। आई थिंक ये 2 पार्ट्स में होगा। लास्ट वीडियो में मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड था, जिसमें हमने 5 थीम्स आइडेंटिफाई की थी एंड more than 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दोज 5 थीम्स ओनली। इस वीडियो में I'll be taking you to the detailed discussion। ये सारे एफर्ट्स के बदले मेरी आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप इन वीडियोस को जब भी देखें पेन और पेपर लेकर बैठे। आप स्पीड को जिस भी स्पीड पे आप कंफर्टेबल है 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स 3 कर दीजिए। आई हैव नो इश्यूज विद दैट, राइट। बट अगर इन वीडियोस से किसी एक को भी फायदा होता है तो आई फील ब्लेस्ड एंड मेरा पर्पस जो है दैट विल बी अचीव्ड, राइट। So yes, moving to the discussion, I'll be taking 2 themes, right? दिल्ली सल्तनत जो हमारी फर्स्ट थीम थी एंड फोर्थ थीम थी हमारी मेडिवल इंडियन बुक। ये हम देखेंगे इस डिस्कशन में। एंड रेस्ट मुगल एम्पायर एंड छोटे छोटे जो किंगडम्स थे मराठा एंड मिसलेनियस वाला सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज मुगल एम्पायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अशोका से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें हमें कवर करनी होती है। सो वो वीडियो आज लेट नाइट या फिर कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट थीम में हम चलते दिल्ली सल्तनत में। एज डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, दिल्ली सल्तनत में इन नंबर ऑफ सुल्तान्स हुए होंगे, बट हमारे बीपीएससी के लिए कितने नंबर ऑफ सुल्तान्स रिलेवेंट है? 5 है। सो वी विल बी डिस्कसिंग 5 ओनली हियर। एंड जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं सुल्तान्स को, वो उनके सुल्तान होने के ऑर्डर में नहीं है। इट इज इन अकॉर्डेंस ऑफ माय कन्वीनियंस, एंड जिस ऑर्डर में बीपीएससी को जितना इनसे जिस प्रोपोर्शन में प्रेम है उसी ऑर्डर में इनको लिखा गया है। सो फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग बालबन। बालबन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। बीपीएससी को बालबन से प्रेम है, ओके। सो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस किया था? ही वाज बालबन। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाइक स्ट्रिक्ट पॉलिसी टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड यस, तो बालबन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये 66 बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। थ्योरी ऑफ किंगशिप किसने इंट्रोड्यूस किया था? बालबन ने किया था। और ये सिमिलर है किसके? सिमिलर थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। इसमें बालबन ने अपने आप को शैडो ऑफ गॉड प्रोक्लेम किया था यहाँ पे, ठीक है, थ्योरी ऑफ किंगशिप में, तो आप याद रखेंगे। एंड इसी से रिलेटेड वन मोर थिंग है कि बालबन को ऐसा लगने लगा था कि ही इज शैडो ऑफ गॉड, तो उन्होंने एक प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस की, दैट इज कॉल्ड एज सिजदा एंड पैबोज, राइट। तो सिजदा एंड पैबोज क्या एक प्रैक्टिस है जहाँ पे जो आम जनता थी या फिर जो स्लेव्स थे वो दे यूज टू बो डाउन, वो अपना सर झुकाते थे सुल्तान के सामने और उनके पैरों को चूमते थे। तो ये प्रैक्टिस बालबन की है जिसको सिजदा एंड पैबोज करते हैं। ये कहाँ से डिराइव होता है? थ्योरी ऑफ किंगशिप से। आप याद रखेंगे। अगेन वन मोर थिंग आप याद रखेंगे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द 40, ये जो चालीसा था, ये 40 नोबल्स का एक ग्रुप था जो कि उससे बालबन से पहले जो सुल्तान्स रह चुके थे, बालबन ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में थे और उन्होंने देखा कि नहीं, ये जो 40 हैं ये सुल्तान के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो वो जैसे ही पावर में आए उन्होंने सबसे पहले द 40 को अबोलिश किया, ठीक है, याद रखेंगे आप। नाउ यू कम टू एडमिनिस्ट्रेशन। बालबन जो है यहाँ पे हमने क्या देखा? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन इज रिलेटेड टू फाइट एंड फाइट इज रिलेटेड टू मिलिट्री। तो आप इससे याद रखेंगे कि मिलिट्री डिपार्टमेंट के रिफॉर्म के लिए बालबन जाने जाते हैं। उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट ही एस्टैब्लिश किया, दीवान ई अर्ज। आप याद रखेंगे अर्ज में, अर्ज किससे रिलेटेड है? मिलिट्री से। सो दीवानी अर्ज अगर आपसे पूछा जाए कि मेडिवल हिस्ट्री में दीवानी अर्ज क्या था, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री था। अब डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टैब्लिश किया मिलिट्री का, तो आप क्या करेंगे? एक चीफ को तो रखना पड़ेगा, राइट। जैसे भी हमारे पास रक्षा मंत्री होते हैं, वो फॉर डिफेंस डिपार्टमेंट देखते हैं। तो यहाँ भी बालबन ने एक चीफ को अपॉइंट किया, उसको बोला गया अरिज ई मुमालिक। अरिज मिलिट्री से रिलेटेड याद रहेगा। अरिज ई मुमालिक ये मिलिट्री चीफ हुआ करते थे जो कि इस डिपार्टमेंट को देखते थे। तो ये मेजर चीजें हैं। ऑलरेडी आपने बालबन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बट ये चीजें आपको एकदम हिट टॉपिक्स हैं बालबन से रिलेटेड, और इस पे बीपीएससी सवाल पूछती है और पूछ सकती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। मूविंग टू द सेकेंड थीम फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो काफी पहले ही आए थे दिल्ली सल्तनत में, फर्स्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, बट इनको यहाँ पे इसलिए रखा है
ताकि कन्वीनियंस मैंने पहले ही बताया कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट रूलर थे, स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश किया। ये किसके स्लेव थे? गोरी के स्लेव थे, राइट। और फर्स्ट अख्ता, अख्ता ऑफ गोरी। अख्ता क्या है फ्रेंड्स? ये क्या होता था ना, जैसे मोहम्मद गोरी आए हमारे यहाँ, राइट। उन्होंने यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और उनके बीच में बैटल हुई, उसके आउटकम्स हुए, वो चले गए, बट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ गए और फिर उसको एक काइंड ऑफ अथॉरिटी दे दिया कि मेरे बिहाफ में यू विल रूल दैट रीजन और इंडिया। दैट इज कॉल्ड अख्ता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव फर्स्ट अख्ता, ठीक है, फ्रॉम गोरी, आप याद रखेंगे। एंड उनकी कुतुबुद्दीन ऐबक की काफी लिबरल पॉलिसीज थी, इसलिए उनको लाख बख्श भी कहा जाता है। इतना ये की फैक्टर्स हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आप 2 बार, अब देखिए आपको अभी ही याद हो गया होगा, मुझे लगता है अगर आप इसको एक बार लिख लें वीडियो पॉज करके और सुनते सुनते लिखें, मुझे लगता है तीसरी बार पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है रिलेटेड। आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, इल्तुतमिश से ज्यादा इल्तुतमिश अपने क्वाइंस के इंट्रोडक्शन के लिए फेमस है। फ्रेंड्स, अगेन वी आर नॉट डूइंग हियर रिसर्च, वी आर नॉट डूइंग इंटायर medieval history, I am not teaching you entire medieval history, I am teaching you कि how you can score more than 90% questions of medieval history in this video related to Delhi Sultanate। आप एग्जाम में कैसे नंबर ला सकती है मैं बता रही हूँ, ना कि मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाती तो आई वुड हैव डेल्व्ड इनटू डिटेल और मैं डिटेल में लेती है, राइट। सो इल्तुतमिश से रिलेटेड क्वाइन से आप याद कर लेंगे टाका, जीतल, सिल्वर को सबको पता होता है, ठीक है। इसके बियॉन्ड यूपीएससी कभी गई नहीं है, आप ऑलरेडी बीपीएससी कभी गई नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। सो यस, दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। आपको फिरोज शाह तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी को बहुत प्यार से पढ़ना है क्योंकि बीपीएससी को इन 2 पर्सनालिटी से बहुत प्यार है। सो फिरोज शाह तुगलक पे आते हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने काफी नोबल काम किए, काफी एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इरिगेशन के फील्ड में काम किया और आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल्स एस्टैब्लिश किए, तो ही इज द फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने 4 कनाल्स एस्टैब्लिश किए थे और जो यमुना कनाल आप देखते हैं अभी के, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही एस्टैब्लिश किया था और इसको रिपेयर करवाया था अकबर ने, याद रखेंगे आप। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू फिरोज शाह तुगलक। सेकेंडली, इन्होंने हेल्थ के फील्ड में काफी काम किया। इन्होंने दर उल सफा एस्टैब्लिश किया। अगर आपसे पूछा जाए कि दर उल सफा जो है मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, कि इस टर्म का मतलब क्या है, तो ये एक फ्री हॉस्पिटल है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने एस्टैब्लिश किया था, दर उल सफा, ठीक है। देख रहे हैं कितने नोबल काम किए उन्होंने। अगेन नाउ कम टू थर्ड। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सुल्तान के कोर्ट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स थे, तो दिस इज द पर्सन, ये पर्सन है फिरोज शाह तुगलक, वो शख्स है जिनके कोर्ट में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स थे। और उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर दिया था, दीवाने बंदागन, ठीक है। और ये क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स था। आपको समझ में आ रहा है? दरुल सफा याद रखना है, दीवाने बंदागन याद रखना है, इरिगेशन के मैक्सिमम कनाल्स, यमुना कनाल याद रखना है, ठीक है। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी काम किया, कितना कुछ किया इन्होंने, देखो एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अलग से एस्टैब्लिश किया। और अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आप वहां जाएंगे, आप इस ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराएंगे एंड जो उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको एम्प्लॉयमेंट देने में हेल्प करेगी। सो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एंड देखो स्लेव्स को भी काफी उन्होंने अलग डिपार्टमेंट ही रख दिया, फ्री हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करवाया, इरिगेशन के लिए करवाया। अगेन क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को इम्प्रूव करने के लिए भी उन्होंने काफी काम किया और उन्होंने लगभग 12,000 ऑर्चार्ड्स लगवाए थे। ऑर्चार्ड्स मीन्स जो फलों की बागवानी होती है वो, ठीक है। तो ये इतने सारे मेजर इंपॉर्टेंट काम है जिससे बीपीएससी को प्यार है और इन एरियाज को आपको बहुत अच्छे से एक बार सुन लिया, एक बार लिख लिया, एक बार पढ़ लेना है। और आई होप आपको हेल्प मिलेगा इन वीडियोस से, मेरा पूरा यही एफर्ट है। सो यस, फिरोज शाह तुगलक के बाद जो नेक्स्ट पर्सनालिटी जिससे बीपीएससी को अथाह प्यार है, ही इज अलाउद्दीन खिलजी,
राइट, खलजी और खिलजी वाट एवर यू से। तो हम इनके इंपॉर्टेंट एरियाज देखते हैं जहां से बीपीएससी फोकस करती है। पहले आप याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे अटैक किया था, राइट, इन्वेड किया था। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया पे इन्वेड किया उस समय देवगिरी के रूलर कौन थे, आपको याद रखना है। एंड ही इज रामचंद्र राय, रामचंद्र देव। आप याद रखेंगे, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया पे इन्वेड किया तो देवगिरी के रूलर कौन थे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग। सेकेंडली फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी इज नॉन फॉर हिज हार्श लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इनका काफी हार्श था। इन्होंने डिमांड किया था, ठीक है, इन्होंने डिमांड किया था कि जितने भी क्रॉप्स होते हैं आपके लैंड पे, जितने क्रॉप्स आप जितने अन्न उपजा रहे हो उसका आधा दे दो एज ए रेवेन्यू, हाफ। ये काफी होता है फ्रेंड्स, राइट। अगर एंशियंट हिस्ट्री में देखें तो 1/6 था गुप्ता पीरियड में, देन उसके बाद भी 1/6 ही रहा। इवन विजयनगर अंपायर हम देखेंगे उसमें भी 1/6 रहा है लैंड रेवेन्यू, बट अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, मुझे आधा चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट हार्श लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। अगेन फ्रेंड्स, एक की टर्म्स आता है खलीसा लैंड, रिलेटेड है किससे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। इन्होंने एक काम किया कि जो छोटे छोटे लैंड्स थे ना, इक्ता लैंड उसको बोलते थे, उसको अबोलिश कर दिया और उनको कंसोलिडेट करने के लिए एफर्ट लगाया कि छोटे छोटे लैंड्स को हम इक्ता लैंड्स को अबोलिश कर देंगे और एक बड़ा, जैसे हमारे गांव में होता है कि बहुत बड़ा प्लॉट बनाएंगे, उस तरह से ये खलीसा लैंड है। एक तरह से कंसोलिडेशन है ये, ठीक है, ताकि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से, और ये स्टेट के कंट्रोल में रहेगा, राइट फ्रेंड्स। इतना आपको पता होना चाहिए खलीसा लैंड क्या है। एंड इन्होंने, अब देखो, लैंड रेवेन्यू उनको चाहिए, हाफ चाहिए, लैंड को कंसोलिडेट करवा रहे हैं, स्टेट के कब्जे में ले रहे हैं, तो ये क्या चाहेंगे, चाहेंगे ना कि लैंड मेजरमेंट सही से हो ताकि उनको रेवेन्यू सही से मिले। तो इन्होंने लैंड मेजरमेंट पे भी काम किया। आप याद रखेंगे इस चीज को कि अगर पूछा जाए कि मेडिएवल हिस्ट्री का कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने लैंड मेजरमेंट पे काम किया, तो ये किया। Friends, we don't have enough time, otherwise I would have discussed this Delhi Sultanate and entire medieval history related to in the context of exam, not for enjoyment. डिटेल में करते हैं, that will do later on. फिलहाल ये कर लेते हैं, right? ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल्स का इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो ट्रूप्स को लीड कर रहे थे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के जो कमांडर थे, उनका नाम था जफर खान। और इस टाइम पे जब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हमने मंगोल्स को डिफीट किया था और मंगोल्स भाग गए थे, एंड अलाउद्दीन खिलजी प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम इन्वेजन ऑफ मंगोल्स। बट वहीं जब अराउंड 1397 के अराउंड मंगोल का सेकेंड इन्वेजन हुआ, वी लॉस्ट, मतलब उस समय जो भी सुल्तान थे वो हार गए, और सेकेंड मंगोल के इन्वेजन के बाद फिर लोधी डायनेस्टी की, सैयद डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन, अब ये काफी सख्त सुल्तान थे, तो इन्होंने बोला कि भाई ही इज द फर्स्ट सुल्तान टू। अब तक क्या होता था, देखो, इनसे पहले और इनके बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो शरीयत के हिसाब से चलता था, उनके रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से। बट शरीयत कंट्रोल करती थी स्टेट को, जो काजी होते थे वो कंट्रोल करते थे सुल्तान को। अलाउद्दीन खिलजी थे, ये फर्स्ट सुल्तान है जिन्होंने कहा कि नो, स्टेट कंट्रोल करेगा रिलीजन को, जो सुल्तान है वो कंट्रोल करेगा काजी को, अब रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने एक जवाबित, एक की टर्म है, आप याद रखेंगे, जवाबित इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि सुल्तान जो है, सुल्तान एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किससे, जो शरीयत के रूल्स एंड ऑर्डर्स है उससे इंडिपेंडेंट है, उसको जवाबित कहा गया था। इसका मतलब होता है कि आई एम नॉट, सुल्तान एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट आंसरेबल टू द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ शरीयत, जवाबदेही नहीं है, राइट फ्रेंड्स। सो अलाउद्दीन खिलजी ने जवाबित में कहा कि लॉ जो है ऐसा होना चाहिए कि लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुल्तान एंड जो स्टेट है वो अपने नीड्स शरीयत के हिसाब से अलाइन करे। लॉ ऐसा होना चाहिए जो कि फैसिलिटेट करे कि सुल्तान या फिर स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन जो है
अपने जो सिटीजन्स है, उनके जो सब्जेक्ट्स है, उनके नीड्स को फुलफिल कर सके, राइट। लॉ शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टेट और नॉट वाइस वर्सा। ऐसा नहीं हो चाहिए कि स्टेट का नीड जो है लॉ के अकॉर्डिंग हो, राइट। अब समझ रहे हैं। सो ये सारी चीजें हैं, आप याद रखेंगे। जवाबित, मंगोल इन्वेजन, जफर खान, खलीसा लैंड, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू अलाउद्दीन खलजी, आप याद रखेंगे कि ये हमेशा पूछा जाता है कि विच सूफी संत वाज नॉट obliged टू मीट हिम एंड ही वाज निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप अभी पढ़ लिए, राइट। आप याद रखेंगे कि निजामुद्दीन औलिया ऑब्लाइज नहीं थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो थे नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें, 3 चीजें और रिलेटेड है अलाउद्दीन खलजी से, आप याद रखेंगे। अलाई दरवाजा उन्होंने बनवाया था, सीरी टाउन बनवाया था, और हौज खास जो दिल्ली में आप अभी जाते हैं घूमने, अगर आप दिल्ली में हैं तो भी ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अलाई दरवाजा किस ओकेजन पे बनाया गया था फ्रेंड्स, ऑन विच ओकेजन अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा, आप ये देखेंगे और कमेंट्स में बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और यस, अब इसके बाद जो है हम इससे पहले कि हम सेकेंड थीम पे जाएं, हम कुछ और चीजें देखेंगे रिलेटेड टू सल्तनत पीरियड। सल्तनत आर्किटेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। आप 2.5 दिन के झोपड़े को देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मॉस्क है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, अजमेर राजस्थान में सिचुएटेड है। इसको स्टार्ट किसने किया था, स्टार्ट मतलब बनवाना शुरू किसने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कमीशन किसने किया था, उसका मतलब यही होता है कि स्टार्ट किसने किया था। इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको ब्यूटिफाई करने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को जाता है। बस आप इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ आप क्वाइंस देखेंगे फ्रेंड्स। टाका एंड जीतल आपको पता है। आप शशगनी एक टर्म है, आप इस पे नोट फोकस करेंगे। शशगनी ये क्वाइन है सल्तनत पीरियड का, ये सिल्वर का होता था। तो अब तक आपको पता था कि टाका इज सिल्वर एंड जीतल इज कॉपर। नाउ यू नो कि शशगनी एंड टाका सिल्वर है, जीतल कॉपर। आप याद रखेंगे ये। आप उम्मीद करती हूँ कि इस मूवमेंट पे भी आपके हाथ में पेन एंड पेपर होगा, आप इसको लिख रहे होंगे, अदरवाइज मेरा सारा मेहनत फ्रेंड्स वेस्ट हो जाएगा। मैं भी चाहूँ तो करंट अफेयर्स के सीरीज चला सकती हूँ, कुछ नहीं करना होता है, कोई रिसर्च नहीं है, जितनी मैगजीन में कॉपी पेस्ट करके डाल दूँ। बट ये सारी चीजें मैं आप करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई गाइडेंस नहीं होती, राइट फ्रेंड्स। सो होपफुली आपको हेल्प मिल रहा होगा। एंड सल्तनत पीरियड का एक और चीज है, सल्तनत का टैक्स और फिनांस सिस्टम आप देखेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि खरज क्या है, खुम्स क्या है, मुक्तई क्या है, उशरा क्या है, आपको पता होना चाहिए ये टर्म्स। खरज जो था फ्रेंड्स, वो लैंड टैक्स देना पड़ता था सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को। ये कितना होता था, 1/3 to half ऑफ जो टोटल प्रोड्यूस होता था, काफी ज्यादा था ये वैसे तो, वो आपको पे करना होता था स्टेट को, किसको, नॉन मुस्लिम को। ये लैंड टैक्स था, ठीक है। खुम्स क्या था फ्रेंड्स, प्लंडर्ड वेल्थ। प्लंडर्ड वेल्थ मतलब लूट का माल, अगर मैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोलूं तो ये खुम्स जो होता था वो लूट का माल होता था। मुक्तई क्या था, मिक्स्ड सिस्टम ऑफ टैक्स असेसमेंट, हम मुक्तई बोलते थे। एंड उशरा क्या था, उशरा फंड था, टैक्स लेविड ऑन लैंड प्रोड्यूस। उशरा इज रिलेटेड टू लैंड। आपको अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उशरा इज रिलेटेड टू, इज अ काइंड ऑफ लैंड, राइट। सो टैक्स लेविड, जो भी प्रोड्यूस होता था, फसल उपजती थी, उस पे जो टैक्स लगता था, दैट इज उशरा, ठीक है। ये लैंड टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम पे लगता था। खरज एंड उशरा इवाज सब पे लगता था। आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। एंड होप कि हम आप भी बीपीएससी का सुल्तान बन के आएंगे इस बार। अब लास्ट जो थीम 4 है फ्रेंड्स, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मुगल एम्पायर एंड करताना डायनेस्टी, विजयनगर और मराठा को डिस्कस करने वाले। वीडियो काफी लंबी होगी। सो मिडेवल इंडिया की 9 बुक्स है फ्रेंड्स जो कि इम्पोर्टेंट है। बुक्स तो बहुत सारी होंगी, आपने ऑलरेडी इसमें से बहुत सारी पढ़ी होंगी। आप इस मोमेंट पे वीडियो को पॉज करेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको 4-5 बार पढ़ जाएंगे। अगर हो सके तो इसको लिख लीजिए सुनते सुनते और अपने टेबल के सामने स्टिक कर दीजिए, देखिए कैसे याद नहीं होता है, राइट फ्रेंड्स। सो फर्स्ट बुक इज राजनीति रत्नाकरा जी, इसको लिखा था चंदेश्वरा ने,
ठीक है। उद्वंत प्रकाश एक किताब है जिसको मौली कवि ने लिखा था, राइट फ्रेंड्स। पृथ्वीराज रासो आपको पता होगा कि चंद्रबर दाई ने लिखा था, बट पृथ्वीराज विजय पता है आपको? पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयंक ने लिखा था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। विक्रमांसा देवचरिता ये किताब थी जो कि बिल्हण ने लिखा था, आप याद रखेंगे इसको। तबाकत नासिरी, ये मोस्टली लोगों को पता होता है। तबाकत नासिरी मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। ये सल्तनत पीरियड का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय की जो हिस्ट्री थी उसको डिस्कस करता है तबाकत नासिरी, ठीक है। अब मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तो सबको पता होती है, बट उनके और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे कि 12 मासा हो गए, ठीक है, आखिरी कलाम हो गया। तो ये बुक्स भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखे थे। आप इतने बुक्स याद करके जाइए, और भी आपने पढ़ेंगे उसको रिवाइज कर लीजिए, एंड होपफुली आप ये करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंस से जाइए, और जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे आप अपने साथ कि आप मेंस लिख रहे होंगे। एंड रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, फोकस्ड रिवीजन कीजिए, मैथ्स के क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए 4-4, 5-5 एक टॉपिक से। और मेरी पूरी कोशिश है, पूरा इंटेंशन ही यही है कि मैं जो भी लिमिटेड टाइम है, जो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊँ। और इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग दैट मैं आपके काम आ पा रही हूँ, एंड मैं हम्बल्ड हूँ एंड ग्रेटफुल हूँ आप सबके, एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो आज लेट नाइट या फिर कल सुबह तक आ जाएगी, उसमें मेडिवल इंडिया हमारी फाइनल हो जाएगी, एंड उसके बाद हम ज्योग्राफी का एक डिस्कशन लेंगे, देन हम हिस्ट्री लेंगे, ऐसे हम करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम साइंस का भी लेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो हो जा रहा है आप उसको रिवाइज करते रहिए, और जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको भी करते रहिए, और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं डेफिनेटली हर दिन एटलीस्ट एक वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ, और हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, राइट फ्रेंड्स। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, डटे रहना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।